हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से सुंदर सा चैनल ल्यूमेंस एकेडमी में। तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में और एनिमेशंस के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज से। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में लगा हुआ होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं एक डायग्राम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये तीनों रेजिस्टेंस एक सेल से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, देख पा रहे हैं आप लोग। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। और सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमारा कनेक्शन सीरीज़ है तो सीरीज़ कनेक्शन में जो कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं, सीरीज़ कनेक्शन में आपका करंट सेम रहता है। करंट क्या रहेगा? सेम। करंट हमेशा सेम रहना है, ठीक है। करंट सेम रहेगा अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। जितने भी रजिस्टर आप देख रहे हैं वहाँ पे करंट क्या रहना है? सेम रहना है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वेट, यहाँ पे हम इसको अच्छे से हाईलाइट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे हाईलाइट करने के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ हम इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? करंट हमारा क्या होना है? यहाँ पे सेम होना है। करंट सेम हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। करंट अगर हमारा सेम हो गया, लेकिन इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, ठीक ना। पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। ये हमारा वेरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी। Difference will vary across all resistors, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या? दिस विल बी V1। ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी V2। और ये क्या हो जाएगा हमारा? V3। यहाँ पे इसको हम लोग पोटेंशियल टोटल भी बोल दिए। ये जो सेल लगा हुआ है इस सेल को हम लोग बोल दिए ये सेल क्या हमारा? भी है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V2। और इस रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V3। लेकिन अगर हम करंट के बारे में बात करें तो करंट तीनों जगह पे सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? I। मतलब कि R1 पे भी करंट I है, ठीक है। और ये करंट R1 पे भी I है, R2 पे भी I है, R3 पे भी I है। मतलब यही करंट सेम है पूरे सर्किट में। देख रहे हैं ना, ये जो करंट गया है इधर से, ये करंट पूरे सर्किट में क्या है? सेम है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात क्या है यहाँ पे अगर हम लोग ओम्स लॉ का बात करें, हम लोग जानते क्या है ओम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है जी? ओम्स लॉ कहता है हमारा कि हमारा V इज इक्वल टू होता है IR। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। तो अगर V इज इक्वल टू IR है तो हमारा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1। अब आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि इसके अक्रॉस अगर हम V1 लिख रहे हैं तो ये अगर V1 है R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल, तो करंट तो यहाँ पे I ही है ना। यहाँ पे भी करंट I है, यहाँ पे भी करंट I है
और यहाँ पे भी करंट क्या है, आई है। तीनों जगह पे करंट सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। तो थोड़ा और आगे बढ़ के लिखेंगे V2 हमारा हो जाएगा I इंटू R2, और V3 क्या हो जाएगा हमारा I इंटू R3। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ तो देख सकते हैं कि V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है उसको अगर हम लोग R ले ले, क्या ले ले, R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इसके करंट कितना है हमारा, I हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा I R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, इस तरह से लिखा जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन चला जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ से ये I और I गया चांद पे, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो वैल्यू देख रहे हैं ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है। ये क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है ना। कब? जब वो सीरीज़ में रहता है। कब? जब वो सीरीज़ में रहेगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या क्या हमारा एक्सप्रेशन आएगा, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि इफ़, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ़ देयर आर n रजिस्टर्स, देयर आर n रजिस्टर्स। कितना रजिस्टर्स है? n रजिस्टर्स है मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN हो जाएगा। n रजिस्टर के लिए हमारा RN तक ये आपस में ऐड होता हुआ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसको भी ब्रैकेट में रख लेना है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब अगला, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़। अगर हम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ तो हो गया, अब हम लोग रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करें कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में क्या होगा, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा डायग्राम होगा। अगर हम डायग्राम बनाने के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा पहला हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा दूसरा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा तीसरा हो गया रेजिस्टेंस। तीन अलग अलग रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, देख पा रहे हैं। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा R3 हो जाएगा। और ये तीनों ही रेजिस्टेंस एक सेल है जिसका पोटेंशियल भी है, उससे कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। लेकिन पैरेलल का कंडीशन सीरीज से बिल्कुल अलग और उल्टा होना है। वहाँ पे आपको याद होगा कंडीशन हम लोग लिखे थे कि R1 R2 और R3 के अक्रॉस, मतलब कि सीरीज में R1 R2 R3 के अक्रॉस करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। लेकिन इस पार्टिकुलर केस में देखें तो ये पोटेंशियल से R1 हमारा पोटेंशियल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 भी पोटेंशियल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, R3 भी पोटेंशियल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये R1 भी पोटेंशियल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 भी पोटेंशियल से डायरेक्टली कनेक्टेड है और R3 भी। तो R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल R2 के अक्रॉस का पोटेंशियल और R3 के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम होना है, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 R2 एंड R3 विल बी सेम। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखाता है, कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम
across all resistors. Potential difference is same across all resistors. ठीक है, अब यहाँ पे करंट के बारे में बात करेंगे. करंट विल बी डिफरेंट. करंट विल बी डिफरेंट. यहाँ पे चीज़ों को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहना है. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा. करंट डिफरेंट कहने का मतलब कि यहाँ का जो करंट होगा वो I1 हो जाएगा, यहाँ का करंट I2 हो जाएगा और इस जगह का करंट I3 हो जाएगा. इस पोटेंशियल से जाने वाला टोटल करंट I हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर हम ओम्स लॉ लिखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का अगर हम बात करते हैं, ओम्स लॉ फिर से वही कहेगा कि V इज इक्वल टू भैया IR होता है. लेकिन यहाँ पे अगर हम करंट निकालने की बात करें तो ये हो जाएगा V बाई R. कोई दिक्कत है क्या? वहीं पे अगर हम यहाँ पे निकालने की बात करें I1 किसके अक्रॉस है? R1 के अक्रॉस है. और R1 के अक्रॉस पोटेंशियल भी है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल भी है और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल भी है. तो यहाँ पे I1 अगर निकालना चाहे तो V डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा, क्योंकि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V ही है, क्योंकि V डायरेक्टली R1 से कनेक्टेड है, V डायरेक्टली R2 से कनेक्टेड है, V डायरेक्टली R3 से कनेक्टेड है. जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तीनों से तो पोटेंशियल भी तीनों के अक्रॉस सेम होगा. ठीक है ना. इसीलिए बोला भी गया है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलते हैं, लिखते हैं I1 का वैल्यू क्या है. I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1. I2 क्या है हमारा? V डिवाइडेड बाई R2. और I3 क्या है हमारा? ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R3. ये क्लियर है. अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम लोग लिख सकते हैं, सिंस ये जो करंट I है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस I इज द सम ऑफ I1, I2 एंड I3, क्योंकि यही करंट जा करके तीन अलग अलग दिशा में टूटा है. तो इसका जो वैल्यू होगा यही वैल्यू इसका प्लस इसका होगा. समझ रहे हो? तो मतलब कि दिस I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. अब I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I का वैल्यू हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट. और I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाई R1 प्लस V बाई R2 फिर प्लस V बाई R3. देखो तीनों से V कॉमन जाएगा तो यहाँ पे V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन जाने के बाद 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा. यहाँ से V और V गया चांद पे, देयरफॉर 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में आ गया. ठीक है ना. इसको हम लोग अच्छे से घेर के लिख देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना आए. ठीक है. ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया. अब जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अच्छे से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे फॉर n रजिस्टर्स का अगर हम बात करते हैं, ठीक ना, क्या लिखेंगे? फॉर, माफ कीजिएगा, फॉर n रजिस्टर्स. अगर मान लो कि n रजिस्टर लगा हुआ है तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn हो जाएगा. और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स. ठीक है ना. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. ये अगर हो गया
तो अब हमारे पास इन सब से रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। बार बार बोल रहे हैं, अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे सीरीज़ के केस में यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि करंट सीरीज़ में क्या होता है, सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पैरेलल की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है रेजिस्टेंस में, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक सवाल देखते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सवाल कहता क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये सर्किट दिख रहा है आपको, R1 का वैल्यू 4 ओम है, ये 4 ओम है, R2 R3 सेम है 15 ओम, R2 कहाँ गया, ये R2 और ये हमारा R3 ये सेम है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, बहुत बढ़िया। R4 का वैल्यू 30 है, मतलब कि ये हमारा 30 दे दिया है। एंड E इक्वल टू 10 वोल्ट, ये जो E है ये हमारा 10 वोल्ट का है। वर्क आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड वर्कआउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्कआउट ही है। अब वर्कआउट कहने का मतलब कि निकालना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो इसीलिए वर्कआउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले ये हमको देखना है। एंड द करंट इन ईच रजिस्टर्स, करंट का भी वैल्यू निकालना है हर एक रजिस्टर में। तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इस पार्ट को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस मान सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और इस पॉइंट को A दे दिए और इस पॉइंट का नाम दे दिए B, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B का बात करते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, A एंड B। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आपका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये दोनों पैरेलल में है ना। जब पैरेलल में है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, RAB इज इक्वल टू, ठीक है ना, R2 पैरेलल, ठीक ना। R2 किसके साथ पैरेलल है, सॉरी R2 हमारा, हाँ R2 पैरेलल टू, देखो ये वाला पार्ट भी हमारा पैरेलल ही हो जाएगा देखा जाए तो, R2 पैरेलल R3 पैरेलल R4, ये वैल्यू दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। ये वैल्यू तो क्लियरली गिवन है जी, इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब RAB अगर हम निकालना चाहें तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पे तो सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1/RAB इज इक्वल टू R2 का वैल्यू कितना है, R2 देखो यहाँ पे R2 R3 हमारा 15 ओम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/30, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/RAB इज इक्वल टू, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 2 प्लस 2 प्लस 1, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं RAB, ये हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, इज इक्वल टू आ जाएगा 30/5 यानी कि 6 ओम। RAB का वैल्यू कितना आ गया, 6 ओम। इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 6 ओम आ गया तो R1 और RAB तो सीरीज में है। R1 यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू अगर सिंगल रेजिस्टेंस ले ले तो ये हमारा एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया है, और इसी का वैल्यू हमारा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा RAB हो गया है, और ये जो RAB है वो R1 के साथ क्या है, सीरीज में है।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं पूरा सर्किट का तो कुछ इस तरह से निकलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे तो R इज इक्वल टू R1 प्लस RAB, ठीक है ना। और R1 का वैल्यू कितना 4 दिया हुआ है और AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है। दिस विल बी 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इस सर्किट का 10 ओम आ गया। अब 10 ओम में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको सबसे पहले I1 निकालना है। I1 तो टोटल करंट है पूरे सर्किट का। अगर टोटल करंट है पूरे सर्किट का, तो अगर हमको करंट I1 निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल करंट I1, टोटल करंट I1 इज गिवन बाई E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो E का वैल्यू 10 दिया हुआ, R इक्विवेलेंट 10 आया, यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा I1 का वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो I1 होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि R इक्विवेलेंट 10 दिया हुआ, E इक्विवेलेंट, क्योंकि ये I जो है ये पूरे इस सर्किट के अक्रॉस आएगा, बोलो हाँ या ना। यही पूरे सर्किट में जाकर के यहाँ से I आ रहा होगा, I1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से निकला I1 है तो एंटर भी I1 ही करेगा। मतलब कि इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाले हैं उसको अगर इस पोटेंशियल डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया टोटल करंट I1। अब अगर हम I2 के बारे में बात करें, ठीक ना, तो वो कैसे निकलेगा वो भी एक बार देख लेना है। लेकिन I2 निकालने से पहले एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे RAB का जो बात करेंगे, यहाँ पे जो RAB हम लोग निकालने वाले हैं, इस जगह पे RAB जो निकाले थे वो 6 ओम था हमारा। RAB के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप RAB के अक्रॉस अगर निकालेंगे तो एक बात देखिए कि RAB में भी करंट हमारा I1 होगा, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज़ में हो गया ना। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक बनाने का कोशिश करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एक इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से है। ये कुछ इक्विवेलेंट सर्किट है। ये हमारा R1 था और ये हमारा RAB होगा, और ये जो RAB है ये पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये E है, तो अगर हम लोग पोटेंशियल अक्रॉस RAB निकाल लेंगे तो R2 के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल, R4 के अक्रॉस भी वही और R3 के अक्रॉस भी वही। क्यों? क्योंकि R2, R3, R4 तीनों ही पैरेलल में है, ठीक है ना। जब हमारा R2, R3 और R4 तीनों पैरेलल में है तो तीनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, मतलब कि RAB के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेंगे तो तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं पोटेंशियल अक्रॉस AB। तो ये हमारा हो जाएगा VAB इज इक्वल टू I1 इंटू RAB। I1 का वैल्यू कितना आया था, I1 का वैल्यू 1 था और RAB का वैल्यू 6 था, यानी कि 6 वोल्ट हो जाएगा। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, करंट अक्रॉस, कहाँ निकालना है, करंट अक्रॉस R2 निकालना है। करंट अक्रॉस R2 निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, करंट I2 निकालना है, I2, I3, I4 निकालना है, ठीक है। तो करंट अक्रॉस R2, करंट अक्रॉस R2 का बात करेंगे तो R2 का वैल्यू कितना था, R2 का वैल्यू था 15, यानी कि 15 ओम के अक्रॉस निकालेंगे हम करंट। तो I2 विल बी इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई R कितना हो जाएगा 15, मतलब कि R2 6/15। 6/15 का वैल्यू क्या होता है बाबू, ये वैल्यू हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक उसी प्रकार जब हम I3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी VAB हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही पैरेलल में है। तीनों जब पैरेलल में तो पोटेंशियल तीनों का सेम होगा। यहाँ पे R3 लिखेंगे, ये भी 6/15 हो जाएगा, विच इज़ 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, I4 करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई R4
ये हमारा 6 हो जाएगा। R4 का वैल्यू 30 था, दिस विल बी 0.2 एम्पियर। सबको जोड़ दोगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो R2 R3 I4 निकल गया, I2 I3 और I4 जब निकल गया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालने बोला गया और दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला गया। हम लोग बहुत अच्छे से इसको निकाल लिए। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।